एक अंधेरी रात मुंबई की गलियां बारिश से भीगी हुई। स्ट्रीट लाइट्स के नीचे कहीं कहीं पानी जमा है। दूर कहीं से एक साइलेंसर वाली गोली की आवाज आती है और फिर सब चुप। ये शहर जो कभी सपनों का शहर के नाम से जाना जाता था, 80 के दशक में एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां सपने सिर्फ उन्हीं के थे जो इन गलियों के असली मालिक होते, और इन मालिकों का नाम था मुंबई अंडरवर्ल्ड। और इस अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा किरदार जो सिर्फ दाऊद इब्राहिम का साथी नहीं था बल्कि उसका साया था, छोटा शकील। एक ऐसा आदमी जो पब्लिक में मुस्कुराता था लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे मौत लिखी होती थी। शेख शकील अहमद सिद्दीकी। ये नाम सुनकर शायद आपको कुछ खास न लगे, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ये नाम डर का दूसरा नाम है। साल 1965 में मुंबई के एक आम मुस्लिम घर में पैदा हुआ था ये लड़का, जिसका बचपन बिल्कुल सामान्य था। स्कूल जाना, दोस्त बनाना, घर वापसी। लेकिन जिंदगी ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। शकील का बचपन गुजरा था मोहम्मद अली रोड के आसपास, जहां अलग अलग लोग रहते थे, लेकिन साथ ही गुंडों का अड्डा भी चलता रहता था। ये इलाके वो थे जो मुंबई पुलिस के लिए हमेशा सिरदर्द बन जाते थे। शकील ने यह माहौल देखा और धीरे धीरे उसमें घुल गया। 1980 का मुंबई, ये वो समय था जब अंडरवर्ल्ड का राज अपने चरम पर था। हाजी मस्तान का जमाना खत्म हो रहा था और नई नस्ल के डॉन आ रहे थे। शकील उस वक्त एक आम लड़का था, कॉलेज जा रहा था, पढ़ रहा था, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही सोच रखा था। शकील की जिंदगी में एक अहम मोड़ आया जब वो 20 साल का हुआ। उस वक्त मुंबई में गैंग की लड़ाइयां चल रही थी। पठान गैंग, तमिल गैंग और उभरता हुआ सितारा दाऊद इब्राहिम गैंग। मोहम्मद अली रोड का एक वाकया शकील की पूरी जिंदगी बदल गया। एक दिन उसके इलाके में एक फायरिंग हुई। पुलिस ने छापा मारा और शकील गलती से गवाह बन गया। आम बच्चे तो पुलिस को खबर दे देते, लेकिन शकील ने कुछ और किया। वो चुप रहा। इस खामोशी ने उसे अंडरवर्ल्ड माफिया के करीब कर दिया। धीरे धीरे शकील की इज्जत बनने लगी। वो भरोसेमंद था, सच्चा था और सबसे जरूरी वफादार था। ये खासियत देखकर डी कंपनी के छोटे मेंबर उससे मिलने लगे। छोटे मोटे काम दिए जाने लगे, खबर पहुंचाना, नजर रखना, मालूमात इकट्ठा करना। शकील ने हर काम कमाल के साथ किया। साल 1988 में शकील ने दाऊद इब्राहिम के नीचे डी कंपनी ज्वाइन की और इस फैसले ने उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल दी। ये वो समय था जब दाऊद अपनी सल्तनत को फैला रहा था। उसे चाहिए थे वफादार सिपाही और शकील इस रोल के लिए बिल्कुल फिट था। दाऊद ने देखा कि शकील में वो खूबियां हैं जो उसे चाहिए थी, वफादारी। शकील ने साबित किया कि वो हुक्म मान सकता है बिना कोई सवाल किए। एक वाकये में जब दाऊद ने उसे टेस्ट किया, एक खतरनाक काम दिया, शकील ने बिना हिचक इसे कबूल किया और कामयाबी से पूरा किया। इस कामयाबी के बाद दाऊद का भरोसा शकील पर और बढ़ गया। शकील को डी कंपनी के रोजाना के काम संभालने की जिम्मेदारी मिली। ये पोस्ट सिर्फ भरोसे के आधार पर नहीं मिली थी, बल्कि शकील की समझदारी और काबिलियत की वजह से मिली थी। शकील का काम करने का तरीका अलग था। वो तफसील में यकीन रखता था, प्लानिंग करता था और अंजाम परफेक्ट करता था। दाऊद को लगा कि उसने अपना दायां हाथ ढूंढ लिया है और सच में ये 7 तारीख में लिखा जाने वाला था। 1990 के दशक में जब डी कंपनी दुनिया भर में फैली, तब शकील का किरदार भी बढ़ गया। वो सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं था, बल्कि विदेशी देशों के काम में भी शामिल था। दुबई, पाकिस्तान, नेपाल, हर जगह शकील का रिश्ता था। शकील की खासियत थी प्लानिंग। वो अपने हर काम में बहुत तफसीली था। जब कोई कार्रवाई प्लान करता था तो वो हर पहलू पर ध्यान देता था। खतरा, भागने का रास्ता, बैकअप प्लान, सब कुछ। दाऊद को समझ आ गया था कि शकील सिर्फ एक आम गैंग मेंबर नहीं है, वो एक समझदार दिमाग है जो लंबा सोच सकता है। इस एहसास के बाद दाऊद ने शकील को अपने अंदरूनी हलके में शामिल किया। 1993 बॉम्बे धमाकों में शकील की शमूलियत थी और इस हादसे के बाद वो हिंदुस्तान की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया।
इन धमाकों ने मुंबई को हिला दिया था और तफ्तीश में शकील का नाम आया था। इस हादसे के बाद शकील की शख्सियत बदल गई। वो अब सिर्फ डॉन नहीं था, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन गया था। हिंदुस्तानी एजेंसियां उसकी हर हरकत ट्रैक कर रही थी, हर रिश्ते को मॉनिटर कर रही थी। धमाकों के बाद दबाव बढ़ा तो दाऊद और उसके खास मेंबर ने मुंबई छोड़ने का फैसला किया। यह हिजरत थी जो डी कंपनी को इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाली थी। शकील भी इस सफर का हिस्सा था। मुंबई से निकलने के बाद शकील दुबई गया, फिर पाकिस्तान। कराची उसका नया अड्डा बन गया। वहां से वो काम करता था, प्लानिंग करता था और डी कंपनी के इंटरनेशनल नेटवर्क को संभालता था। पाकिस्तान में शकील को हिफाजत मिली, महफूज जगह मिली। वहां वो खुला रह सकता था, खुला काम कर सकता था, लेकिन साथ ही वो हिंदुस्तान से बिल्कुल कट गया था। परिवार, दोस्त, यादें, सब कुछ छोड़ दिया था। कराची में शकील ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वहां नए रिश्ते बनाए, बिजनेस सेटअप किया और अपना असर फैलाया, लेकिन उसकी असल तवज्जो हमेशा दाऊद की खिदमत रही। इस कहानी का सबसे दिलचस्प और खतरनाक चैप्टर है छोटा राजन, जो कभी दाऊद का करीबी साथी था, अब दुश्मन बन गया था। ये दुश्मनी व्यक्तिगत थी, घमंड की थी और इलाके की थी। राजन और दाऊद में मजहबी दंगों के बाद दूरी पैदा हुई थी। 1993 धमाकों के बाद जब हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट बढ़े थे, राजन ने अपना अलग गैंग बना लिया था। ये गद्दारी दाऊद को हजम नहीं हुई। शकील को मिशन मिला कि राजन को खत्म करना है। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये था इज्जत का मामला। दाऊद का नाम दांव पर था और शकील को साबित करना था कि डी कंपनी बदला नहीं छोड़ती। सितंबर 2000 में दाऊद ने राजन को बैंकॉक में ट्रेस किया। शकील ने अटैक प्लान किया। यह था वो लम्हा जब शकील अपनी वफादारी और काबिलियत दोनों साबित कर सकता था। प्लानिंग बहुत तफसीली थी। शकील ने इंटेलिजेंस इकट्ठी की, राजन की हरकतों का जायजा लिया, उसकी सिक्योरिटी का निरीक्षण किया। हर जानकारी परफेक्ट थी। वक्त, जगह, भागने का रास्ता, सब कुछ। हमले में शकील की टीम ने पिज्जा डिलीवरी वाले का भेस इस्तेमाल किया। निशाना था राजन, लेकिन वो बच गया। बदले में राजन का करीबी साथी रोहित वर्मा और उसकी बीवी मारे गए। ये आधी कामयाबी थी, आधी नाकामी। राजन बच गया था, लेकिन पैगाम साफ था। डी कंपनी की पहुंच इंटरनेशनल है और कोई भी महफूज नहीं है। शकील ने साबित किया था कि वो इंटरनेशनल एक्टिविटीज संभाल सकता है। हमले के बाद एजेंसियां हरकत में आ गईं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस को पता चल गया था कि राजन ऑस्ट्रेलिया में छिपा है और डी कंपनी उस पर हमले की प्लानिंग कर रही है। दबाव आया कि कार्रवाई करनी होगी। बैंकॉक हमले के बाद राजन को खत्म करना शकील का जुनून बन गया था। फीमेल स्पाई इस्तेमाल करने के प्लान बनाए गए। सीक्रेट अटैक की प्लानिंग हुई। हर मुमकिन कोशिश की गई। सालों बाद जब राजन तिहाड़ जेल में था, तब भी शकील ने उसे झाड़ देने का प्लान बनाया। यह दिखाता है कि शकील जिद का पक्का था और वो कैसे सालों तक एक टारगेट को पीछा कर सकता था। शकील के मुताबिक राजन को पहले ही दाऊद की अदालत में सजाए मौत सुनाई जा चुकी थी। ये बयान दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड का अपना इंसाफ का निजाम और अपना कानून होता है। 2001 में शकील ने इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया और दावा किया कि उसने कई हिंदी फिल्मों को पैसा दिया है। ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये दिखाता था कि डी कंपनी की पहुंच बॉलीवुड तक थी। इससे पता चलता है कि शकील सिर्फ अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं था, बल्कि लीगल बिजनेस में भी इन्वेस्ट करता था। फिल्म फाइनेंसिंग ब्लैक मनी को हाइड करने का एक तरीका था। बॉलीवुड कनेक्शन से शकील हेडलाइंस में आ गया। मीडिया में उसकी कवरेज बढ़ी, अवाम की दिलचस्पी बढ़ी। वो मुजरिम था, लेकिन किसी तरह बड़ा फिगर बन गया था। मई 2012 में यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने शकील को स्पेशल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नामित किया। ट्रेजरी के बयान में कहा गया
कि छोटा शकील दाऊद का करीबी साथी है जो डी कंपनी के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ काम करता है। इंटरपोल ने शकील के लिए रेड नोटिस जारी की। इस कार्रवाई से शकील की विदेशी मूवमेंट सीमित हो गई। बैंकिंग, सफर, बिजनेस, हर चीज पर पाबंदी लग गई। 2017 में खबरें आईं कि शकील और दाऊद के दरमियान दूरी पैदा हुई है, खास तौर पर दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम की दखलंदाजी की वजह से। यह खबर अंडरवर्ल्ड की दुनिया में सनसनीखेज थी। अनीस इब्राहिम, दाऊद का छोटा भाई, गैंग के काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। शकील को लगता था कि अनीस काम में दखल दे रहा है और उसकी इमेज को कमजोर कर रहा है, लेकिन शकील ने खुलकर दूरी की खबर का इनकार किया, ये कहते हुए कि दाऊद भाई के साथ अपनी आखिरी सांस तक रहूंगा। शकील की कहानी में सबसे दिलचस्प पहलू दाऊद के साथ उसकी लगातार वफादारी है। दशकों से हर हालात में, हर दबाव में वो वफादार रहा। ये वफादारी कहां से आती है? शकील के लिए दाऊद सिर्फ साहिब नहीं था, वो बाप का फिगर था, उस्ताद था। शकील ने अपनी पहचान डी कंपनी से बनाई थी। उसकी इज्जत, उसका मकसद, सब कुछ दाऊद के साथ जुड़ा हुआ था। इस वफादारी ने शकील को ताकत दी, इज्जत दी, लेकिन साथ ही कायदी भी बनाया। वो आजाद नहीं था अपने फैसले लेने में, अपनी जिंदगी जीने में। सब कुछ दाऊद की ख्वाहिश पर था। आज के दौर में शकील की अहमियत क्या है? रिपोर्ट्स हैं कि दाऊद गंभीर सेहत के मसाइल का सामना कर रहा है। गैंग्रीन की परेशानी है। अगर दाऊद की सेहत बिगड़ती है तो शकील का किरदार क्या होगा? डी कंपनी में अगले चीफ की क्या प्लानिंग है? क्या शकील अगला लीडर बनेगा? शकील का केस स्टडी है मॉडर्न ट्रांसनेशनल क्राइम की। सरहदें उसके लिए बेमानी है, कौमियत उसके लिए बेमकसद है। क्राइम बॉर्डरलेस बन गया है और शकील जैसे फिगर्स इसकी मिसाल हैं। दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां शकील जैसे फिगर्स का मुताला करती हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ऑपरेशनल मेथड्स समझने के लिए। इस चमकदार मुजरिमाना जिंदगी की क्या कीमत है? शकील ने कुर्बानी दी है, खानदान की, आम जिंदगी की, दिल के सुकून की। लगातार नजर रखना, लगातार प्लानिंग, लगातार शक। मीडिया अक्सर अंडरवर्ल्ड माफिया फिगर्स की तारीफ करती है, लेकिन असली कीमत तबाहकुन है। जवान लोग जो ऐसे फिगर से मुतासिर होते हैं वो अंजाम नहीं देखते। वो पावर, पैसा, असर देखते हैं, लेकिन उसके लिए दी गई कीमत नहीं। भारतीय सीक्रेट एजेंसियां, विदेशी लॉ एनफोर्समेंट, सबके लिए शकील प्रायोरिटी टारगेट है। दशकों से उसे पकड़ने या खत्म करने की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन शकील की समझदारी, उसका नेटवर्क, उसकी सिक्योरिटी, ये सब चीजें उसे मुश्किल टारगेट बनाती हैं। टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, काउंटर सर्विलांस टेक्निक अपनाता है, लॉ एनफोर्समेंट नए तरीके बनाते हैं, मुजरिम नए तरीके अपनाते हैं। ये लगातार चक्र है जो कभी खत्म न होने वाला लगता है। अगली नस्ल का किरदार क्या होगा? टेक्नोलॉजी में माहिर जवान मुजरिम कैसे बदलेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल डायनेमिक्स, क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब, एडवांस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये सब नए हथियार हैं जो अगली नस्ल इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, छोटा शकील की ये कहानी सिर्फ एक मुजरिम की जीवनी नहीं है। ये है मॉडर्न ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की केस स्टडी, वफादारी और गद्दारी की दास्तान। एक आम मुंबई का छोकरा कैसे बना ग्लोबल क्रिमिनल। ये सफर दिखाता है कि हालात, चुनाव और मौके कैसे तकदीर को बदल देते हैं। शकील ने जुर्म की राह चुनी
और वो राह उसे ताकत तक ले गई, लेकिन साथ ही देश निकाला और लगातार खतरा भी। आज वो ऑपरेशंस प्लान कर रहा है, नेटवर्क्स मैनेज कर रहा है। तो क्या वो खुश है? क्या वो सुकून में है? पैसा और ताकत के बदले में जो कुर्बानियां दी हैं, खानदान, वतन, आम रिश्ते, क्या वो इसके लायक था? ये सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ शकील दे सकता है। लेकिन उसकी कहानी से जो सबक मिलता है वो साफ है। जुर्म की दुनिया शायद वक्ती ताकत दे, लेकिन आखिरकार वो जिंदगी की हर खूबसूरत चीज तबाह कर देती है। युवा जो ये कहानी सुन रहे हैं, याद रखो कि असली हीरोज वो हैं जो समाज की खिदमत करते हैं, जो जायज तरीकों से कामयाबी हासिल करते हैं। शकील जैसे फिगर्स दिलचस्प लग सकते हैं, लेकिन उनकी असली जिंदगी अजाब है। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ। डिटेक्टिव रेवन साइनिंग ऑफ। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट एपिसोड किस कैरेक्टर पर होनी चाहिए।